एंटर। तो ये क्रम है और फिल हैंडल ही पकड़ लेगा कि हम नंबर्स टाइप करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस से क्लिक करना है और उन सेल्स के ऊपर ड्रैग करना है जिन्हें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देखिए इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर कर्सर को रखना है। जैसे ही ये ब्लैक प्लस साइन में बदल जाए, माउस से क्लिक कीजिए और होल्ड रखिए। अब ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाए और जितना आप इसे फिल करना चाहते हैं, जैसे हमें 10 तक रखना है, वहाँ पर ले जाकर माउस के बटन को छोड़ दें। तो इस तरह से आप फिल हैंडल का यूज़ करके इस सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और आपको दूँ, और जैसे अगर आपको डेट लिखनी है 01/07/2023, एंटर। 02/07/2023। अब अगर हमको आगे की डेट लिखनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिल हैंडल आइकन पर कर्सर को ले जाएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जहाँ तक डेट रखनी है वहाँ तक रखेंगे और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर आपको मंथ्स के नाम टाइप करने हैं या कुछ भी ऐसा टाइप करना है जो सीरीज में हो, तो आप मैनुअली एक एक करके टाइप करने के बजाय फिल हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन में फिल हैंडल यूजफुल है। फॉर एग्जांपल आपको सेम वैल्यू या डेटा दूसरी सेल में भी फिल करना है, तो क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और जिसका डेटा हमें अन्य सेल में कॉपी करना है या फिल करना है। उसके बाद फिल हैंडल साइन पर कर्सर को ले जाएं और माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखें और ड्रैग करके उस सेल तक ले जाएं जहां तक आपको डेटा कॉपी करना है और फिर बटन को छोड़ दें। सेम वैल्यू अन्य सेल में भी कॉपी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी फिल हैंडल यूजफुल हो सकता है। तो एक्सेल में फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप सेल की कंटेंट को इस तरह से फॉर्मेट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं कि वो मोर विजिबली अपीयर होता है या अधिक बेहतर दिखता है। सबसे पहले एस के गारमेंट्स को टाइटल में बदलते हैं। इसके लिए सेल को सिलेक्ट कीजिए और स्टाइल्स ग्रुप में सेल स्टाइल्स पर क्लिक कीजिए। अब टाइटल एंड हेडिंग्स में टाइटल पर क्लिक कीजिए। देखिए टाइटल में बदल चुका है। अब हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम 18 ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ से 22 कर देते हैं। फॉन्ट इसका चेंज करके कुछ और रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू कर देते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारे केस में ये ब्लू ही ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं नीचे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हूँ और एक सेल की फॉर्मेटिंग को आपको दूसरी सेल में अप्लाई करना पड़े या आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरी सेल में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में हर सेल की एक एक करके फॉर्मेटिंग करने के बजाय आप फॉर्मेट पेंटर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस फॉर्मेटिंग को इस सेल में भी अप्लाई करना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कीबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करूँगा। अब उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस सेल में भी अप्लाई हो चुकी है। तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर ही एडिटिंग ग्रुप में क्लियर कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर क्लियर फॉर्मेट्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जिस भी सेल के डेटा को आपने कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कीजिए
या आप उस सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है तो उसे भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एक ही सेल को करते हैं। अब कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाइए, और अगर आपको यहाँ से इस डेटा को हटाकर दूसरी सेल में पेस्ट करना है तो कट कीजिए। उसके लिए Ctrl+X की दबाइए। अब देखिए इस सेल के बॉर्डर में सर्कल आ चुका है, इसका मतलब इस सेल का डेटा कॉपी हो चुका है। अब वर्कशीट में उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है। फिर Ctrl+V दबाइए और फिर एंटर की दबाइए। हालांकि आप कॉपी किए गए डेटा को एक बार में मल्टीपल सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सेल के डेटा को कॉपी करने के बाद कंट्रोल की को दबाकर होल्ड रखें। अब माउस से क्लिक करके उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिनमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है, और फिर Ctrl+V दबाकर पेस्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। एक समस्या वर्कशीट में काम करते समय अक्सर आती है कि हमने एक गलती से किसी सेल को कॉपी कर लिया, और अब भले ही हम कहीं और क्लिक करें ये सर्कल जाता नहीं है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में एस्केप की दबानी है, या आप उसी सेल को सिलेक्ट करके एंटर की भी दबा सकते हैं। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को कॉपी या कट करना है तो आप किसी रो या कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे? मान लीजिए हमें 7 नंबर की रो को सिलेक्ट करना है। एक तो रो नंबर पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रो को उसी सेल तक सिलेक्ट करना है जिस सेल तक डेटा है, तो रो में उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिससे आगे को आपने सिलेक्ट करना है, और कीबोर्ड में Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो की दबाइए। रो में जिस सेल तक डेटा है वो सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+डाउन एरो की दबाइए। अब अगर आप Ctrl+Shift+राइट एरो की दबाते तो इससे वो सभी सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे जिसमें डेटा है। अब आप इसे इस पूरे डेटा को कॉपी या कट कर सकते हैं। तो चलिए अब नंबर फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। नंबर फॉर्मेट्स का यूज बेसिकली आप वर्कशीट में न्यूमेरिक वैल्यूज यानी नंबर्स को एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट या एक उचित फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। अब उचित फॉर्मेट या एप्रोप्रिएट फॉर्मेट से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिट प्राइस कॉलम में जो डेटा है ये एक्चुअली करेंसी है, यानी 800 रुपये है या 500 रुपये है, तो इस सेल के लिए उचित फॉर्मेट क्या होगा? करेंसी। तो अगर आपको ये बताना है कि इन सेल्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है तो आप उस सेल या सेल की रेंज के लिए एक एप्रोप्रिएट यानी उचित नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यूनिट प्राइस के लिए नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा। अब होम टैब में ही ऊपर नंबर ग्रुप में जनरल के आगे इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब इन सेल्स में जो वैल्यू है या डेटा है क्या है? करेंसी है, तो हम यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए इन वैल्यूज़ के आगे रुपये का सिंबल आ चुका है। अब इससे लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये 800 रुपये है या 500 रुपये है, तो इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट। अब अगर मैं इन्हें दोबारा सिलेक्ट करूँ तो आप ऊपर देखिए नंबर फॉर्मेट में करेंसी आ रहा है। अब अगर मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए नंबर फॉर्मेट में जनरल है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट में प्रत्येक सेल का फॉर्मेट जनरली होता है, तो हम इसको नंबर कर देंगे। अब अगर हम डिस्काउंट के कॉलम को सिलेक्ट करें तो देखिए चूँकि हमने पहले से ही इसमें परसेंटेज का सिंबल ऐड किया हुआ है तो वर्कशीट ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये वैल्यू परसेंटेज में है। अदरवाइज आप यहाँ से परसेंटेज फॉर्मेट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेल में मौजूद वैल्यू या डेटा के हिसाब से एक उचित नंबर फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो एक उचित नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने से न सिर्फ वर्कशीट में डेटा को पहचानना आसान होता है, बल्कि इससे वर्कशीट को भी पता रहता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करती है।
अब अगर आपको एक्सेल वर्कशीट में सेल, रोज या कॉलम्स को शिफ्ट करना है तो पहले हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। अभी जो ग्रीन बॉर्डर चारों तरफ आ रहा है इस पर कर्सर को रखेंगे। जैसे ही ये 4 दिशा वाले तीर आइकन में बदल जाएगा, माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखेंगे और ड्रैग करके वर्कशीट में वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। चूँकि हमें एक रो नीचे शिफ्ट करना है तो हम इसे एक रो नीचे रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेल्स, रोज या कॉलम्स को ड्रैग करके वहाँ रखना चाहेंगे जहाँ ऑलरेडी डेटा है तो वह डेटा इस डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। एक्सेल में सेल्स को मर्ज आप कई रीजन से कर सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्रिएट करना है, तो एसके गारमेंट्स को हम इन 2 रोज का स्पेस देना पाते हैं तो हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें मर्ज करना है या आपस में मिलाना है। सेल्स कह लीजिए, रोज कह लीजिए, कॉलम्स कह लीजिए, इसमें सभी आ गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करना है। इससे आप देख सकते हैं सभी सेल्स आपस में मर्ज होकर एक लार्जर सेल में बदल चुकी है और टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो चुका है। हालांकि आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को अलाइनमेंट ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें एस के गारमेंट्स को बीच में अलाइन करना है तो ऊपर मिडिल अलाइन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप राइट, लेफ्ट, सेंटर, टॉप अलाइन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हम इतनी सेल्स को मर्ज कर देंगे। अब हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बजाय मर्ज एंड सेंटर के आगे बने इस छोटे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे सेल्स तो आपस में मर्ज हो जाएंगे लेकिन टेक्स्ट सेंटर में अलाइन नहीं होगा, तो हम इसे टॉप में अलाइन कर देते हैं। ऐसे ही मैं बाकी सेल्स को भी मर्ज कर देता हूँ। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज सेल्स को अनमर्ज करना है तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए या फिर इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फिर अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कीजिए। अब ऊपर से बॉर्डर ऐड करना शुरू करते हैं तो सिलेक्ट कीजिए और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर कमांड के आगे स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब चूंकि हमें सेल की चारों तरफ बॉर्डर ऐड करना है तो हम यहाँ आउटसाइड बॉर्डर या थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। आप सेल के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में भी यहाँ से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब एड्रेस और फ़ोन नंबर को हमने एक ही बॉक्स के अंदर रखना है तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर में जाएंगे और आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे का एरिया सिलेक्ट करेंगे, फिर से बॉर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब इस बार हम ओवल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें हर सेल, रो और कॉलम को सेपरेट करना है। तो इस तरह से आप वर्कशीट में बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर्स अगर आपको रिमूव करने हैं तो आप यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट स्किल आपको आनी चाहिए और वो है शीट में रोज और कॉलम्स इंसर्ट और डिलीट करना। सपोज कि आपको यहाँ बीच में एक और प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपको 3rd नंबर के प्रोडक्ट के नीचे एक न्यू प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है तो सिंपली आपको 4th नंबर की रो पर सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? माउस कर्सर को उस रो के नंबर पर ले जाएं। हमारे केस में रो नंबर 11 है। अब जैसे ही कर्सर राइट एरो में बदल जाए सिंपली माउस से क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हालांकि आप रो सेलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड पर क्लिक करके फिर इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कर सकते हैं। यह भी रो इंसर्ट करने का काम करता है। अगर मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे 11th रो के ऑन
नीचे 3 और रो इंसर्ट कर रही है, तो मैं 11th रो से नीचे की 3 रो को सिलेक्ट कर लूँगा। अब वही राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ शिफ्ट सेल्स डाउन ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करें। डिलीट करने के लिए रोज को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर डिलीट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एंटायर रो ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा सिलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में आप डिलीट कमांड पर क्लिक करके फिर डिलीट शीट रोज पर क्लिक करके भी रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर कॉलम सेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यूनिट प्राइस से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा। डिलीट करने के लिए वही सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और फिर डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो चलिए अब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। एक्सेल में आपको होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल कमांड दी गई होती है, जिसका यूज़ आप वर्कशीट में मौजूद डेटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट में उन सेल्स की अरेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें टेबल में बदलना है, और फिर फॉर्मेट एज टेबल कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी टेबल का स्टाइल आपको रखना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप सेल की एक रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो वर्कशीट में नेविगेट करने से रिलेटेड है और काफ़ी यूजफुल भी है। अब जैसे मुझे रो की लास्ट सेल में मूव करना है, सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाइए। अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो आप रो की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। कॉलम के लास्ट सेल में नेविगेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएं, और अगर कंट्रोल प्लस अप एरो की दबाएंगे तो आप कॉलम की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। अगर आपको वर्कशीट में एंड में आना है, यानी इस लास्ट सेल में आना है, तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंड की दबाएं, और अगर वर्कशीट की फर्स्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की दबाएं। चलिए अब कुछ सिंपल और सबसे अधिक यूज किए जाने वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस सेल में इन 2 सेल की वैल्यूज को ऐड करना है, तो फॉर्मूला लिखने की शुरुआत किससे होती है? इक्वल साइन से। अब या तो हम 29 + 34 टाइप करके एंटर दबाएं, तब भी ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर में ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज किया तो मुझे टोटल में भी इस वैल्यू को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप अपडेट हो जाए, यानी आप सेल की वैल्यू चेंज करें और टोटल उसके ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में नंबर टाइप करने के बजाय, यानी कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करने के बजाय सैलरी रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले डिलीट या बैकस्पेस की दबाकर सेल के डेटा को क्लियर कर देते हैं। अब इक्वल साइन टाइप कीजिए, फिर माउस से उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको कैलकुलेट करना है, फिर प्लस साइन टाइप कीजिए, फिर दूसरी सेल को सेलेक्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। अब अगर मैं ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो इनका टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का यूज़ किया गया है। सेल रेफरेंस का मतलब है सेल एड्रेस से कि ये सेल कौन से कॉलम और रो में मौजूद है। अब लेकिन एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज़ को ऐड करने की जरूरत पड़े। इस स्थिति में आपको एक्सेल फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, सम फंक्शन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमें फ्रूट्स के अमाउंट का टोटल निकालना है, तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए क्या फंक्शन यूज़ होता है? सम टाइप करेंगे। देखिए जैसे कि मैं सम टाइप करना शुरू करता हूँ
सेल के ठीक नीचे मुझे एक बॉक्स में एस नाम से शुरू होने वाले कई सारे फंक्शंस शो होते हैं। इस बॉक्स को हम एंटाई सेंस कहते हैं। तो जिस भी फंक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके आगे उस फंक्शन का जो कार्य है वो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे सम फंक्शन के आगे लिखा है adds all the numbers in a range of cells, यानी सेल्स की एक रेंज की नंबर्स को ऐड करता है। तो इससे आपको किसी फंक्शन के एक्चुअली यूज का पता चलता है। जब इस लिस्ट में से फंक्शन सेलेक्ट कर लें तो कीबोर्ड में टैब की दबाइए। आप उन सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कीजिए जिनकी वैल्यूज को आपने ऐड करना है और एंटर की दबा दीजिए। ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए आपका फॉर्मूला शो रहा है जिसमें सबसे पहले इक्वल साइन है, फिर फंक्शन नेम है, हमारे केस में फंक्शन नेम सम है, फिर सेल रेफरेंस F2 और F5 और जिसे आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा सेल रेफरेंस हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और सेल रेफरेंस को कॉलन साइन लगाकर अलग किया जाता है अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट किया है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से भी सम फॉर्मूला टाइप कर सकता हूँ इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट। अब या तो मैं एक एक करके उन सेल को सिलेक्ट करूँ, I2 फिर आपको कॉमा लगाना है, I3 कॉमा, I4 कॉमा और I5 कॉमा। आप कॉमा की जगह प्लस साइन का यूज भी कर सकते हैं, ऑल्दो हमने सम फंक्शन का यूज किया तो आप कॉमा भी लगाए तो ये नंबर्स को ऐड ही करेगा। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट हिट एंटर। तो ऐसे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इजी तरीका क्या है, आप कॉलन का यूज कीजिए इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन फिर लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट हिट एंटर। दूसरा सम की वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप ऑटो सम फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए। अब होम टैब के अंदर ही एडिटिंग रो में सम कमांड पर क्लिक कीजिए। ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें वैल्यूज होंगी, बस एंटर की दबा दीजिए। ऑल्दो इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज भी कर सकते हैं, हिट एंटर। इसी में एक सिचुएशन और हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट की गई रेंज में सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है जो 20 से ऊपर है। तो इसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? टाइप इक्वल देन टाइप सम इफ्स, फिर टैब की दबाएं। अब हमें री सेलेक्ट करनी है। देखिए जिस भी सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे होते हैं उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मूला का पूरा सिंटेक्स दिखाई देता है, और जिससे आपको पता चलता है कि आपको इस फॉर्मूला को सही से अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब रेंज लिखा हुआ है तो री सेलेक्ट करेंगे, रेंज के आगे कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा टाइप करेंगे। आपको बिल्कुल सिंटेक्स के हिसाब से चलना है। अब क्राइटेरिया टाइप करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जो 20 से अधिक है या ऊपर के हैं। तो क्राइटेरिया को हमें क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है, तो हम ओपनिंग क्वोटेशन मार्क टाइप करेंगे। अब ग्रेटर देन साइन टाइप करेंगे और फिर 20। अब क्वोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से आपको समझाऊं तो पहले हमने सम इफ फंक्शन लगाया, फिर हमने रेंज को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें इस रेंज में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को जोड़ना है जिनकी वैल्यू 20 से ऊपर है। तो फिर हमने अपना क्राइटेरिया टाइप किया ग्रेटर देन 20, तो हमारे पास आउटपुट आया 130। दूसरे फॉर्मूला की तरफ आते हैं जो है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाने के लिए। तो एक्सेल में सब्सट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या ऑपरेटर है? माइनस आई। फॉर एग्जाम्पल हमें 700 में से 200 माइनस करना है, तो इक्वल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस सेकेंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो एस्टेरिस्क टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर।
ऐसे ही डिवीजन करने के लिए यानी विभाजन निकालने के लिए इक्वल टाइप करेंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करना है तो फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। तो एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज करके सिंपल मैथ कैलकुलेशन करना तो आप सीख चुके हैं। चलिए अब कुछ और मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी 6 महीने की सेल है जिसका हमें एवरेज निकालना है कि अगर 6 महीने को मिलाकर देखा जाए तो हमारी हर महीने की औसतन सेल कितनी रही है। तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, इक्वल साइन टाइप कीजिए, अब एवरेज टाइप कीजिए और टैब की दबाइए, उस सेल रेंज को सिलेक्ट कीजिए और एंटर दबाइए। अब हमें पता चल गया है कि हमने औसतन कितने रुपए हर महीने सेल किए। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स, जिसका यूज करके बेसिकली आप सेल की एक रेंज में और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि हमारी इन 6 महीनों में सबसे अधिक सेल कितनी थी। तो इक्वल फिर मैक्स, टैब की सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे ही मिनिमम के लिए इक्वल सिर्फ मिनट, टैब की सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है काउंट। सो काउंट फंक्शन का काम सेल की रेंज में उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें नंबर्स मौजूद है। मान लीजिए आपकी वर्कशीट में कुछ एंट्रीज हैं। अब आपको ये देखना है कि इस रेंज में कितनी सेल्स में नंबर्स हैं। इसके लिए आप काउंट फंक्शन ऐसे बताएंगे, इक्वल फिर काउंट, अब उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, हिट एंटर। ऐसे पता चल जाएगा कि इस रेंज में कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनमें नंबर्स हैं। इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है काउंट ए। जैसे काउंट फंक्शन सेलेक्ट की गई सेल रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते, वही काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो नॉन एम्प्टी है, यानी उनमें किसी तरह का डेटा मौजूद है। तो अब तक हम थोड़ी सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करना सीख रहे थे जिसमें सिर्फ एक टाइप की कैलकुलेशन हो रही थी, जैसे या तो नंबर्स को ऐड कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे। कहने का मतलब है ऐसे फॉर्मूलाज जिनमें वन टाइप ऑफ ऑपरेशन हो रहा हो। लेकिन कई बार हमें ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं जो थोड़े अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जिनमें एक से अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेल की वैल्यू को पहले ऐड करना है, फिर उन्हें किसी अन्य सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपको 400 को पहले 300 से ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए सम फंक्शन टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलन, दूसरी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या साइन यूज होता है, एस्टेरिस्क। फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन हिट एंटर। तो इस तरह से आप एक से अधिक कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें हमें स्टूडेंट्स के नए कितनी परसेंटेज प्राप्त किए वो पता करना है। तो मैथ में परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, पहले ऑब्टेन मार्क्स यानी जितने मार्क्स उस स्टूडेंट के आए हैं उन्हें डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे जो डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या साइन यूज होता है, एस्टेरिस्क, फिर 100 टाइप करेंगे, हिट एंटर। इस तरह से हम एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक और आपको बताते हैं, बजाय कि आप हर स्टूडेंट की परसेंटेज निकालने के लिए एक एक करके फॉर्मूला लगाएं,
इसके बजाय आप बाकी सेल्स में फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें फॉर्मूला है, फिर सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में स्मॉल ग्रीन बॉक्स पर कर्सर को रखें और माउस से डबल क्लिक करें। बाकी की सेल्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप ड्रैग करके भी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक्सेल में ढेरों फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। एक्सेल में लगभग 400 से अधिक फंक्शंस इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप फॉर्मूलाज टैब में जाएं तो यहाँ आपको फंक्शन लाइब्रेरी नाम से एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको फंक्शंस की डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलेगी, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सेट्रा। अगर हम मोर फंक्शंस पर क्लिक करें तो हमें और भी फंक्शन कैटेगरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटो सम फंक्शन भी है। अगर हम इसके छोटे डाउन एरो पर क्लिक करें तो हमें कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिसेंटली यूज्ड पर क्लिक करके आप अपने हाल ही में यूज किए गए फंक्शंस को देख सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कमांड है। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ उस बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप कीजिए जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा एड्स नंबर्स और गो पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मुझे यहाँ नीचे मेरी टाइप की गई क्वेरी से रिलेटेड फंक्शंस शो होने लगे। अगर आप कंफ्यूज होता है कि सही फंक्शन कौन सा है तो उस फंक्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ नीचे उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हमें शो रहा है, जैसे adds all the numbers in a range of cells। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए इसने ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर लिया। ऑल्दो द सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो, फिर हमें उन सेल्स को एक एक करके सिलेक्ट करना होगा जिनके नंबर्स को हम ऐड करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आप जैसी भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके लिए फंक्शन आप इंसर्ट फंक्शन कमांड के ऐप से सर्च कर सकते हैं। सो आई होप अब तक आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हो गई हुई। अगर आपको स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज या एनालाइज करना है तो आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज करना आना चाहिए। इवन डेटा एनालिसिस में इन फीचर्स का यूज आम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटा एनालिसिस के लिए बखूबी किया जाता है। तो अगर आप एक्सेल का यूज करके डेटा एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो इन फीचर्स का यूज करना अच्छे से सीखिए। अब आप में से कई लोग शॉर्ट और फिल्टर वर्ड को लेकर कंफ्यूज होंगे। तो शॉर्टिंग का मतलब है स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना या ऑर्गेनाइज करना, जैसे E to Z ऑर्डर में या Z to A ऑर्डर में। याद डेटा नंबर्स में है तो 1 to 10 या 10 to 1, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में या हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में, और इसे ही हम डेटा शॉर्टिंग कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें GDP के हिसाब से जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट दी गई है। साथ ही प्रत्येक कंट्री किस रीजन में मौजूद है, उसकी 2028 तक एस्टिमेटेड GDP क्या होगी, प्रत्येक कंट्री की GDP पर कैपिटा क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन कितनी है, ये सब जानकारी इस स्प्रेडशीट में दी गई है। तो अभी तो इस स्प्रेडशीट में जिस कंट्री की GDP सबसे अधिक है वो सबसे ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीज की लिस्ट E to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हुई, यानी सबसे पहले E लेटर से स्टार्ट होने वाली कंट्री आई, फिर B, C, D, E, इसी तरह से एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले हम उस कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हम और स्प्रेडशीट को शॉर्ट करना चाहते हैं। या आप कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके उस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर दिखाई देगा। इसके अलावा डेटा टैब के अंदर भी आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप देखने को मिलता है।
हालांकि दोनों जगह आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। अब चूंकि हमें A to Z ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने शॉर्ट वार्निंग की एक विंडो पॉपअप हुई है जिसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एक्सपैंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। लेट्स से हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक कर दें तो देखिए इससे न सिर्फ कंट्री की लिस्ट A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हुई बल्कि बाकी हेडिंग्स जैसे रीजन, GDP, एस्टिमेटेड GDP एंड सो ऑन का डेटा भी पहली हेडिंग के हिसाब से ही सॉर्ट हुआ। यानी जिस कंट्री का जो रीजन था वही आया, जो GDP थी वही आई और बाकी डिटेल्स भी सेम ही रहे। तो जो चेंज हुआ वो सिर्फ डेटा के ऑर्डर में चेंज हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो क्या होता देखते हैं। पहले कंट्री प्लस जगह बाकर उसे अंडू कर देते हैं। अब उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आपको उस कॉलम की हेडिंग में क्लिक करना है। ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये कॉलम की हेडिंग है। देन एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे। फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, देन शॉर्ट पर क्लिक करें। तो देखिए इससे सिर्फ सेलेक्ट किए गए कॉलम का डेटा ही शॉर्ट हुआ, यानी कंट्री वाले कॉलम का डेटा ही A to Z ऑर्डर में शॉर्ट हुआ। बाकी जो कॉलम्स हैं उनके डेटा में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो अगर आपको पूरी डेटा को शॉर्ट नहीं करना बल्कि सिर्फ एक कॉलम, रो या सेलेक्ट किए गए डेटा को ही शॉर्ट करना है तो आप दूसरे ऑप्शन कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक करिए। लेकिन हमारे केस में अगर हमने सिर्फ कंट्री कॉलम को शॉर्ट किया तो हमारा पूरा डेटा इरेलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए हमें शॉर्ट वार्निंग की विंडो में पहले ऑप्शन एक्सपैंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि अगर आपको स्प्रेडशीट में सभी डेटा को शॉर्ट करना है तो आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। स्प्रेडशीट में मौजूद सभी डेटा A से Z के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप डेटा को Z से E के ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेटा को शॉर्ट करना बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स यानी A to Z और Z to A के ऑर्डर में। लेकिन जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको डेटा को पॉपुलेशन के आधार पर या एनुअल ग्रोथ के आधार पर या फिर GDP पर कैपिटा के आधार पर शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इस सीट को ग्रोथ रेट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो कंट्री सबसे ऊपर आए और फिर उसके नीचे उससे कम और सबसे नीचे वो कंट्री आए जिसकी ग्रोथ रेट इस लिस्ट में सबसे कम है। तो इसके लिए हम एनुअल ग्रोथ वाले कॉलम की किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस लिस्ट में जिस कंट्री की एनुअल GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आ चुकी है और फिर उससे कम और ऐसे ही नीचे को बाकी है। ऐसे ही अगर हम एस्टिमेटेड GDP बाय 2028 के बेसिस पर स्प्रेडशीट को शॉर्ट करें तो इस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिकॉज हमें मैक्सिमम से मिनिमम ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है। देखिए अभी जो पूरी स्प्रेडशीट है वो 2028 की एस्टिमेटेड GDP के आधार पर शॉर्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप अदर क्राइटेरिया के आधार पर जैसे पॉपुलेशन के आधार पर, GDP पर कैपिटा के आधार पर और रीजन के आधार पर डेटा को शॉर्ट कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉपुलेशन के बेसिस पर इस स्प्रेडशीट को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करूँ तो मैंने पॉपुलेशन वाले कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट शॉर्ट एंड फिल्टर, देन सेलेक्ट Z to A। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हम चाहते थे कि ये डेटा शॉर्ट हो ये उस तरह से नहीं हुआ। अब जैसे इंडिया और चाइना को सबसे ऊपर आना चाहिए था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, बल्कि वो नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है?
एक्सेल का जो शॉर्ट फीचर है वो अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग्स को, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? वो वैल्यू जिसमें टेक्स्ट और नंबर मिक्स्ड हो, या जिसे हम मिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन वाले कॉलम में नंबर्स भी हैं और टेक्स्ट भी हैं, तो जो एक्सेल का शॉर्ट फीचर है वो इसे एक टेक्स्ट के रूप में शॉर्ट कर रहा है। तो आपका डेटा सही ऑर्डर में शॉर्ट हो पाए, इसके लिए आपको सेल में या तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, मिक्स्ड नहीं लिखना है। जैसे हमें यहाँ पॉपुलेशन को प्रॉपर नंबर्स में लिखना चाहिए था, जैसे 84.17 मिलियन को नंबर्स में लिखना चाहिए था, तभी हम हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीज को शॉर्ट कर पाते। हालांकि मिक्स्ड डेटा को शॉर्ट करने का भी तरीका होता है, जिसमें आपको नंबर्स को टेक्स्ट से एक्सपेक्ट करना होता है एक हेल्पर कॉलम में, और फिर उस कॉलम के अनुसार शॉर्ट करना होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपका जो क्राइटेरिया है डेटा को शॉर्ट करने का वो डिफरेंट हो सकता है, यानी A to Z या Z to A के ऑर्डर में आपको डेटा शॉर्ट नहीं करना, बल्कि आपको एक डिस्टेंट ऑर्डर में डेटा शॉर्ट करना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो शीट 2 में मैंने ये डेटा तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट्स का नेम है, उनका हाउस नेम है, हाउस कलर है और टी सेट का साइज है। अब यहाँ पर मुझे टी सेट के साइज के बेसिस पर इस डेटा को शॉर्ट करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्मॉल साइज वाले स्टूडेंट की लिस्ट आए, 5 और फिर मीडियम, फिर लार्ज, अंत में एक्स्ट्रा लार्ज। अब अगर मैं शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज करूँ तो ये डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, जबकि हमें स्मॉल टी शर्ट साइज सबसे ऊपर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक्सेल का जो डिफॉल्ट शॉर्टिंग फीचर है वो डेटा को उस ऑर्डर में शॉर्ट नहीं कर पा रहा जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस कॉलम में एक सेल को चुने जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर, देन क्लिक ऑन कस्टम शॉर्ट। अब यहाँ आपको कॉलम में उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पर आपको डेटा को शॉर्ट करना है। चूँकि हमें टी शर्ट साइज के आधार पर डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम टी शर्ट साइज सेलेक्ट करेंगे। आपको भी वही कॉलम हेडिंग सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। शॉर्ट ऑन में सेल्स वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। अब ऑर्डर में हमें कस्टम लिस्ट पर क्लिक करना है। अब चूँकि यहाँ वो शॉर्टिंग ऑर्डर लिस्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें हमें अपनी डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम एक कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ न्यू लिस्ट सेलेक्ट हो, फिर आपको लिस्ट एंट्रीज में वो ऑर्डर टाइप करना है जिस पर डेटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमें टी शर्ट साइज के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो फर्स्ट लिखेंगे स्मॉल, फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, फिर मीडियम लिखेंगे, एंटर, लार्ज, एंटर और एंड में एक्स्ट्रा लार्ज। तो ऐसे ही आपको अपनी कस्टम ऑर्डर लिस्ट टाइप करनी है, फिर ऐड बटन पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ हमारे द्वारा ऐड की गई लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है, ओके पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ ऑर्डर में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सिलेक्ट हो चुका है, एंड पे ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं हम जिस ऑर्डर में इस डेटा को शॉर्ट करना चाहते थे ये उसी ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है, यानी स्मॉल टी शर्ट साइज वाली स्क्रीन्स सबसे पहले हैं, उसके बाद मीडियम, फिर लार्ज और हैंड में एक्स्ट्रा लार्ज। ऐसे ही अगर आप जिस भी क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल कलर के बेसिस पर भी कॉलम की शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे हाउस कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हाउस कलर कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। कॉलम में आपको हाउस कलर सेलेक्ट करना है, सॉर्ट एंड में आपको सेल कलर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कलर के बेसिस पर डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर में हमको वो कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर की सेल्स को हम कॉलम में सबसे पहले रखना चाहते, तो हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ ऑन टॉप ही रहने दें और ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एक समस्या है कि येलो हाउस तो सबसे ऊपर और एक साथ आ गए, लेकिन बाकी हाउस कलर अभी भी उसी ऑर्डर में है जो वो पहले थे। तो इसके लिए हम इस कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट करके शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऐड लेवल पर क्लिक करेंगे, कॉलम में अगेन हाउस कलर सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में सेल कलर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर में रेड कलर रखेंगे क्योंकि हम येलो के बाद रेड हाउस कलर रखना चाहते हैं। यहाँ ऑन टॉप ही रहने दें, फिर से ऐड लेवल पर क्लिक करें, यहाँ हाउस कलर सेलेक्ट करें, यहाँ सेल कलर सेलेक्ट करें, यहाँ ग्रीन कलर सेलेक्ट करें, यहाँ ऑन बॉटम सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। You can see now हाउस कलर के बेसिस पर ये डेटा शॉर्ट हो चुका है। तो ये तो वो ये डेटा को शॉर्ट करना। चलिए अब डेटा को फिल्टर करना सीखते हैं। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर फिल्टर टूल आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल में एक लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे में किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय लगता है, क्योंकि इतना सारा डेटा है तो उसमें किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय तो लगेगा। तो यहाँ पर फिल्टर टूल का यूज करके आप लार्ज डेटा को नैरो कर सकते हैं, जिससे आप केवल वही इंफॉर्मेशन देख पाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वर्कशीट में फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक कीजिए, फिर फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए प्रत्येक कॉलम के हेडर सेल में एक ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले हो रहा है। सेम टूल आपको डेटा टैब में भी मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर। हालांकि फिल्टर सही तरह से काम कर पाए, इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक्सेल सीट में एक हेडर रो इंक्लूड होनी चाहिए जो प्रत्येक कॉलम के नेम को आइडेंटिफाई करे। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट नेम, हाउस कलर, टी-शर्ट साइज, ये हेडर रो है। किसी रो को आप हेडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट उन रो सेल्स को सिलेक्ट करने, उसके बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर सेल स्टाइल्स कमांड पर क्लिक करें। अब यहाँ टाइटल्स एंड हेडिंग्स में जो भी हेडिंग्स आपको बनानी है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी रो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिल्टर तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ येलो हाउस का ही डेटा देखना है, तो मैं हाउस कलर के ठीक नेक्स्ट में मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ देखिए नीचे आपको सभी हाउस कलर और उनके आगे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें इनमें से येलो कलर को फिल्टर करना है तो हम उसकी चेक बॉक्स को चेक रहने देंगे, बाकी कलर को हम अनचेक कर देंगे। अब ओके पर क्लिक कर दें। तो देखिए अब आपको सिर्फ वही डेटा शो रहा है जिसका हाउस कलर येलो है। तो इसे कहते हैं एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग करना। और जब आप लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं और स्पेशली डेटा एनालिसिस में यह टूल बहुत यूजफुल है। अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है तो सिंपली कीबोर्ड में Ctrl+Shift+L की दबाइए, और अगर आप वापस Ctrl+Shift+L की दबाएंगे तो फिल्टर रीअप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप यहाँ से भी फिल्टर को क्लियर और रीअप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखें।